अगर आप अपना फोकस इसी तरह से कंसेप्ट को समझने की बजाय क्रैम करने पर लगाते रहेंगे तो आप सब्जेक्ट की कोर नॉलेज जो कि आपके लिए ज़रूरी है उससे कोसों दूर रह जाएंगे। हाँ, आप क्रैम करके एग्जाम में लिख जरूर देंगे बट वो नॉलेज आपकी लाइफ में आपके कभी काम नहीं आए। इसका मतलब आज तक हमने जो पढ़ा वो वेस्ट था, सिर्फ हमने इसलिए पढ़ा कि एग्जाम में लिख पाए, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज किसी भी कंसेप्ट की नहीं है। अगर आज का ये लेक्चर आपने अच्छे से देखा, साथ ही साथ इसके नोट्स बनाए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज के बाद किसी भी प्रकार की कोई कंफ्यूजन आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में नहीं रहेगी। आप इजीली इसे एक्सप्लेन भी कर पाएंगे औरों को। हाँ जी सर, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है इस्माइल कंबोज और आप देख रहे हैं साइंस विद स्माइल। लास्ट लेक्चर में हम कर चुके थे फोटोसिंथेसिस, जिसमें मैंने आपको करवाया था क्लियर कंसेप्ट। फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब का आंसर हमने किया था एक वीडियो लेक्चर के अंदर। अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिए। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप जितना जानते हैं उससे और ज्यादा डिटेल में आप उसे जान पाएंगे। आई एम श्योर कि ऐसे कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। यार आज का लेक्चर शुरू करते हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ने वाले हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब बेसिक डेफिनेशन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन की। हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन कौन से न्यूट्रिशन होते हैं? ऐसे न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म किसी अनदर ऑर्गेनिज्म पर या फिर ऑटोट्रोफ्स पे डिपेंड होता है अपने फूड के लिए, या तो वो प्लांट्स पे डिपेंड होएगा या फिर अदर एनिमल पे डिपेंड होगा, उसे हम बोलते हैं हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब इसके कितने टाइप हैं बेसिकली वो देखते हैं। फर्स्टली आपने देखना है जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन है उसके तीन मेजर टाइप हैं। कितने टाइप हैं? तीन मेजर टाइप हैं। फर्स्ट है सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, सेकंड है पैरासाइटिक एंड थर्ड इज होलोजोइक। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको बेसिक आइडिया पहले ही इसका होगा। ऐसा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड लेता है। अब देखिए ये बारिश के दिनों में जो लकड़ियां या फिर जो पत्ते या लीव्स होते हैं जमीन पे गिर जाते हैं, वो डिके होते हैं, सड़ते गलते हैं और उससे क्या मशरूम्स उगते हैं। क्या उगते हैं? मशरूम्स। तो ये क्या है बेटा? एक तरह के सेप्रोट्रोप्स हैं। क्या है? सेप्रोट्रोप्स। नेक्स्ट आ जाता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इनकी डेफिनेशन नेक्स्ट स्लाइड में है, हम डिटेल में करने वाले हैं, फिलहाल एग्जांपल देख रहे हैं। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है आप देख ही रहे हैं। ये फिश है, इसकी टंग को कट करके ये जो पैरासाइट है ये अंदर बैठ गया है और फूड शेयर करेगा। या फिर आप देखते होंगे लीच जो कि ब्लड को ब्लड पीती है, खून पीती है भाई। और नेक्स्ट इज कैस्कटा या अमरबेल बोलते हैं इसको, जो प्लांट के ऊपर रहती है और अपना फूड खुद नहीं बनाती, प्लांट से फूड शेयर करती है। थर्ड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें हम क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे ह्यूमन न्यूट्रिशन, बेसिकली पढ़ रहे होंगे ओमनिवर्स, कार्निवर्स, ये सब इसमें आने वाला है। जल्दी से बढ़ते हैं इनकी डेफिनेशंस की ओर सो दैट कि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन व्हेन ऑर्गेनिज्म टेक फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। मैं आपको फर्स्ट लेक्चर से बोल रहा हूं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं हर क्वेश्चन के अंदर, हर डेफिनेशन के अंदर, आपको उन्हें मिस नहीं करना है। इसमें है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ये आपने कंपल्सरी लिखना है। द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। अभी आपने पीछे जो मशरूम का एग्जाम्पल देखा उसमें लीव्स बाहर पड़े पड़े ही सड़ते हैं, डिके होते हैं और उनसे सिंपलर कंपाउंड बनते हैं। और सिंपली मशरूम क्या करता है? उस न्यूट्रिशन को टेक ऑन कर लेता है, अपना न्यूट्रिशन पूरा कर लेता है उससे। तो इसमें जो एक तरह से आप कह लो डाइजेशन है ना, वो बॉडी से बाहर ही हो रही है। फूड का ब्रेकडाउन बॉडी से बाहर ही हो रहा है। तो इसलिए ये यहां पर लिखा गया है कि द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी। ये मेन पॉइंट है जो सेप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए आपने ध्यान में रखना है। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन पे। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड, बता चुका हूं पहले ही, किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होगा अपने फूड के लिए, या फिर प्लांट पे या फिर ऑर्गेनिज्म पे, और शेल्टर के लिए भी और रहने के लिए भी उसी पे डिपेंड होगा। पैरासाइट्स लिव इन
और ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। ये इंपॉर्टेंट है। या तो वो बेटा इनसाइड द बॉडी रहेंगे। कहां रहेंगे? इनसाइड द बॉडी। आपने टैबलेट खाई है स्कूल के अंदर एल्बेंडाजोल की, जो आपको इसलिए दी जाती हैं ताकि जो पैरासाइट्स आपके पेट के अंदर हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हैं, जो आपका फूड शेयर कर रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको किल करने के लिए आपको वो टैबलेट्स खिलाई जाती है एल्बेंडाजोल की। सो वो पैरासाइट्स कहां रह रहे हैं? इन द बॉडी। या जो फिश के पीछे आपने एग्जांपल देखा तो बॉडी के अंदर ही रह रहा है वो पैरासाइट्स, उसकी टंग की जगह पे। और अमरबेल कहां रहती है? ऑन द बॉडी। लीच कहां रहती है? ऑन द बॉडी, बॉडी के ऊपर चिपक के रहती है। और आप एक और भी एग्जांपल देख सकते हैं कि डॉग्स को टिक्स लग जाते हैं छोटे छोटे, जो उनका खून पीते हैं, तो वो भी क्या रहते हैं? ऑन द बॉडी, बॉडी के सरफेस के ऊपर रहते हैं। और कुछ इनसाइड द बॉडी भी रहते हैं, जिनका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया। सो आपको ये बात तो क्लियर होगी, इन और ऑन द बॉडी। अब जिस भी ऑर्गेनिज्म से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं उसे बोला जाता है होस्ट। क्या बोला जाता है? होस्ट। ये वैसे ना डरावनी पिक्चर्स के अंदर यूज होता है कि होस्ट आ गया, उसके अंदर किसी का भूत आ गया। देखो ऐसे ऐसा होता नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए होस्ट, उसके ऊपर होस्ट कर लिया है ना, किसी और ने होस्ट कर लिया। यार मैं अकेला वीडियो बना रहा हूं, चलो छोड़ो इसको, काटो। अब बात देखते हैं आगे। पैरासाइट्स हार्म्स द होस्ट। पैरासाइट्स जो होते हैं जो अपने होस्ट को हार्म भी करते हैं, नुकसान भी पहुंचाते हैं। डॉग तंग होता है ना टिक्स के कारण, और अगर किसी पे होस्ट आ जाए वैसे भूत वाला, तो वो भी बंदा तंग हो जाता है ना। छोड़ो यार, बंद करो इसको, आगे बढ़ते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक क्लियर है, एक तो होस्ट की बॉडी के ऊपर रह सकते हैं या फिर होस्ट की बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं, और दूसरा क्या है? होस्ट की बॉडी को हार्म करेंगे। एंड नेक्स्ट डिपेंड होंगे अदर ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए। तो ये तीनों पॉइंट आपने ध्यान के अंदर रखने हैं। सच में डर लग रहा है अब मेरे को। होलोजोइक न्यूट्रिशन, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नहीं लगेगा दोबारा इसकी चर्चा नहीं करेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन वेयर ऑर्गेनिज्म टेक कंप्लेक्स फूड फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी एंड ब्रेक डाउन इट इन द बॉडी। बेटा ये ना इसका बिल्कुल अपोजिट है, सेप्रोट्रोप का बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? कंप्लेक्स फूड हम लेंगे आउटसाइड द बॉडी, बाहर से, बॉडी की बाहर से, एंड उसको अपनी बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, और फिर उससे अपनी जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करेंगे। तो इसे बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें क्या हो रहा था? आउटसाइड द बॉडी ही ब्रेक हो रहा था, इसमें इनसाइड द बॉडी ही ब्रेक हो रहा था। और थोड़ा समझने के लिए बता देता हूं, तो हम क्या खाते हैं? मान लीजिए हमने रोटी खाई, चपाती खाई, तो उसमें क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो काफी उसका कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। अब बॉडी सिंपली कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जनरेट नहीं कर सकती, तो हम उसको ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में चेंज करते हैं, ताकि क्या हो? उससे एनर्जी इजीली जनरेट कर पाए हमारे सेल्स। तो हमने ब्रेक डाउन कहां किया? इनसाइड द बॉडी। किसका किया? कंप्लेक्स मॉलिक्यूल का। किसका? कंप्लेक्स फूड हमने बाहर से लिया, जैसे कि रोटी, उसको हमने चेंज कर दिया ग्लूकोज में, आउटसाइड द बॉडी, एंड ब्रेक डाउन इन द फूड, ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया? ग्लूकोज। अब आपको देखो, जब भी आपने कुछ पढ़ना है तो लिंक कनेक्ट करते हुए आपने चलना है। ऐसा नहीं कि कुछ आप बस पढ़ते जा रहे हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप क्रैम करते जा रहे हैं, उससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। आप लिंक कनेक्ट कीजिए। अब देखिए सीबीएसई या फिर आईसीएसई अच्छे बोर्ड जो है उनमें क्वेश्चन कैसे आता है। उनमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्लूकोज क्यों यूज करते हैं हम। आपने देखा होगा कि कभी किसी को लो एनर्जी फील होती है तो अचानक से हम क्या करते हैं? उसको ग्लूकोज देते हैं, ग्लूकोज पानी के अंदर मिक्स करके देते हैं, ताकि उससे इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। तो इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोज से क्यों मिलती है? तो बेसिकली आप बताएंगे सर, अगर हम कार्बोहाइड्रेट खाते तो उसका ब्रेक डाउन होता, ब्रेक डाउन होने के बाद उससे ग्लूकोज बनना था। अब हमने क्या किया? सिंपली पहले ही उसे ग्लूकोज दे दिया, ताकि बॉडी को उसे ब्रेक डाउन करने पे अपनी एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़े। सो इसलिए ग्लूकोज से क्या? इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो ये लिंक है, ये लिंक आपको समझ के चलना है, ताकि आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे ना, ऐसा ना हो कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के गए और आपसे किसी ने पूछ लिया कि ग्लूकोज क्या होता है, ये क्यों इंस्टेंट एनर्जी देता है, तो आपको नहीं 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 सर ये नहीं पढ़ा, बता सिलेबस से बाहर है, और पूछो। तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? ऐसा नहीं करना। आपको लिंक्स को कनेक्ट करके चलना है। जो भी वर्ड्स बीच में आ रहे हैं मैं पूरी कोशिश करूंगा उनका आपको जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है सारे करवा दूं, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो ग्लूकोज वाला क्वेश्चन आपको क्लियर है। कंप्लेक्स फूड हमने लिया था, उसको ग्लूकोज में चेंज किया, और जल्दी से कई बार ग्लूकोज ही ले लेते हैं ताकि इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। होप सो कि तीनों डेफिनेशन क्लियर है। बोल के कितनों को समझ में आया? सबको? सो लाइक कर दीजिए ताकि पता चले हमें कि किनको किनको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
न्यूट्रिशन इन अमीबा। बेटे ये तो ना ऐसा टॉपिक हो गया है जो पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं हम, है ना। शायद हमने 5th-6th क्लास से पढ़ना शुरू किया था न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, और अब भी लिखवा लेना तो कीवर्ड्स तो बच्चे लिखते ही नहीं, की पॉइंट्स नहीं लिखते, जो मेन बात है वो नहीं लिखेंगे, उसके आसपास जितनी भी कहानी है सारी चेप देंगे और की पॉइंट्स नहीं लिखेंगे। आज समझते हैं इसको ऐसे कि आपको कभी भी कोई पूछ ले कि कैसे न्यूट्रिशन होता है अमीबा में, आपको एक एक पॉइंट टिप्स पे हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं यहां से शुरू। अमीबा इज अ एक्वेटिक प्रोटोजोआ। क्या है? एक्वेटिक प्रोटोजोआ, एनिमल है भाई, ठीक है, ये भी लगा लो साथ में। तो एक्वेटिक मतलब कहां रहेगा? पानी में। कहां रहेगा? पानी में। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अमीबा जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, बाहर निकालो मर जाएगी। बेटा ये बहुत ही होता है, गंदे पानी में ज्यादा पाया जाता है ये, तो चलिए गंदा पानी नहीं पीना चाहिए। एक तरह का प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया प्रोटोजोआ, कई टाइप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। सो ये प्रोटोजोआ है, किस कैटेगरी में आता है? प्रोटोजोआ में। और कैसा है? एक्वेटिक है, तो पानी के अंदर रहेगा। अब नेक्स्ट देखिए इसमें, विच लिव्स इन आएगा यहां पर, फ्रेश वाटर पूल्स। अच्छा, मीठे पानी के स्रोत में रहता है ये, सोर्स में रहता है, खारे पानी में या फिर सी वाटर में ये नहीं रहता। अब मीठा पानी, फ्रेश वाटर, ये मत समझो जो साफ पानी है उसमें रहता है, साफ पानी भी तो गंदा हो सकता है ना, तो उसमें रहता है ये बेसिकली। पूल्स में, या फिर कह लो आप पूल्स के अंदर, छोटे छोटे तालाबों के अंदर, वहां पर ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि वहां पर वो जो वाटर है फ्लो नहीं कर रहा। इसका लाइफ स्पैन बहुत कम होता है। कितना कम होता है बताओ? बारिश की बूंद करी, अमीबा मर गया, इतना सा लाइफ स्पैन है उसका। नन्ही सी जान है बेचारी। वैसे पता तो अपना भी कोई नहीं है ना, फिर भी यार इसके साथ तो ज्यादा ही धक्का हो रहा है। अगर आपने पानी को ऐसे जोर से हिला दिया, अमीबा मर गया बेचारा, ठीक है। तो आप दिन में पता नहीं कितनी ही अमीबा की जान ले लेते हो, ऐसा मत किया करो। पानी में नहाना बस छोड़ दो आप। तो पूल्स के अंदर ये रहता है, और पूल्स के अंदर क्या होता है बेसिकली, जो फ्रेश वाटर है, जहां पर पानी रुका हुआ होता है, सोल्टी वाटर के अंदर ये पाया नहीं जाता। एक्वेटिक प्रोटोजोआ है, इसको आप लिख के चलेंगे, नोट कर लीजिए साथ की साथ। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक एंड ओमनीवोरस। होलोजोइक एंड ओमनीवोरस। अब आपको एक बात यहां पर जल्दी से बता ही दे कि होलोजोइक और ओमनीवोरस का क्या खेल है। होलोजोइक और ओमनीवोरस का क्या खेल है, आपको जल्दी से बता देते हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको पता है ना, मैंने बता दिया होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक बात नोट करके चलना, मैंने बताया था, आपने छोटी क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा, पहले आते हैं हर्बीवर्स, फिर आते हैं कार्निवर्स। ये छोटे बच्चों के काम है इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं ज्यादा। ओमनीवर्स, या फिर एक आते हैं इंसेक्टिवोरस, जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जो देखा होगा आपने पिक्चर प्लांट जैसे, उसके अंदर कोई आता है जो कीड़ा वगैरह या फिर इंसेक्ट, तो वो अपना कैप बंद कर लेता है। बड़ा जालिम पौधा होता है ये, ठीक है, जो आपने छोटा भीम में भी देखा हुआ था, वहां तो वो छोटे छोटे बच्चों को ही उठा लेता था, तो बच्चों को नहीं उठाता, ये छोटे छोटे इंसेक्ट्स को उठाता है और क्या करता है, इस तरह से अपने पिक्चर में बंद कर लेता है, ऊपर से कैप लगा लेता है, यहाँ डाइजेस्टिव जूस निकालता है और कीड़े की बेचारे की जान निकल जाती है, और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह हैं वो सारे पौधा गेन कर लेता है। अब बेटा इसमें ना एक बात नोट करके चलना, ये क्वेश्चन ना वैसे छोटी क्लासेस का है, फिर भी मैं आपको करवा रहा हूं क्योंकि आता आपको भी नहीं होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, ये प्लांट ना पाया जाता है ऐसी मिट्टी में जहां मिट्टी में न्यूट्रिशन कम होता है। अब जाहिर सी बात है, मिट्टी में न्यूट्रिशन कम होगा तो ये न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए क्या करता है, तो इंसेक्ट की जान लेता है। सिंपल सी बात है। तो आपको अगर कोई पूछ ले इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहां पाए जाते हैं, जहां पर सोइल के अंदर फर्टिलिटी बहुत कम होती है, वहां ये पाए जाते हैं, और अपनी फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये इंसेक्ट्स को खाते हैं। कुछ खाना ये अपना खुद बनाते हैं और कुछ ये इंसेक्ट को खाते हैं। हार्बीवरस जो घास वगैरह खाते हैं, प्लांट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। कार्निवरस जो एनिमल प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एनिमल प्रोडक्ट लिखोगे, दूध पे भी जो डिपेंड है वो कार्निवर्स में आएगा, क्योंकि वो एनिमल प्रोडक्ट है। आप उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेरियन बोल सकते हो, वीगन नहीं बोलते, ठीक है। आप करके आना वेजिटेरियन और वीगन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। वेजिटेरियन और वीगन में क्या डिफरेंस है, आप ढूंढना, घर जाके गूगल करना, अभी गूगल करना वीडियो के बाद कि वेजिटेरियन और वीगन में क्या डिफरेंस है। सो कार्निवर्स जो एनिमल प्रोडक्ट पे बेस्ड अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ओमनीवर्स जो दोनों बोथ पे हैं, ठीक है, और इंसेक्टिवोरस के बारे में डिटेल में बता ही दिया। वैसे ये आपके टॉपिक के अंदर नहीं था, फिर भी हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। होप सो कि आपको कोई डाउट नहीं होगा। रब कर दें, इंसेक्टिवोरस कहां पाए जाते हैं, जहां पर
सोयल की फर्टिलिटी ज्यादा होती है कम, कम होती है। सो अपनी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करते हैं, एनिमल्स का शिकार करते हैं। दौड़ के नहीं करते, वहीं खड़े खड़े करते हैं। वापस चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आजा नीचे, आजा आजा। हाँ, होप सो क्लियर होगा, विजिबल है क्या सबको? थोड़ा इधर चल 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 चल। ओके, विजिबल होगा आप सबको। तो कहां थे हम? हमने कर लिया था होलोजोइक है, मतलब बाहर से फूड लेगा। होलोजोइक है तो मतलब बाहर से फूड लेगा। बाहर से फूड लेके उसे क्या करेगा, बॉडी के अंदर कौन से वाले पहन ले, बॉडी के अंदर उसे डाइजेस्ट करेगा या फिर उसे ब्रेक डाउन करेगा, जैसे कि हम लोग करते हैं, ह्यूमंस करते हैं। ओमनिवरस है तो मतलब क्या भाई, ये वेजिटेरियन भी है और नॉन वेजिटेरियन भी है, दोनों खा लेता है भाई। द प्रोसेस बाय विच अमीबा obtain फूड इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। क्या कही जाती है? फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फैगोसाइटोसिस। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जो ये फूड लेने की पूरी प्रोसेस है अमीबा के द्वारा, ये 4 स्टेप के अंदर डिवाइडेड है। कितने स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है? 4 स्टेप्स के अंदर। फर्स्ट स्टेप उसमें आता है इंजेशन। क्या आता है? इंजेशन। अमीबा इनगल्फ द माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया अराउंड इट। फर्स्ट लाइन को डिटेल में समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फूड माइक्रोस्कोपिक होगा। अरे अमीबा खुद ही माइक्रोस्कोपिक है, सो उसका फूड भी क्या होगा? माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक फूड पार्टिकल है, उसको कैसे इनगल्फ करती है, कैसे खाती है ये? बाय फॉर्मिंग स्यूडोपोडिया। अब जहां भी आपको स्यूडो दिखे ना, तो इसका मतलब समझ जाना नकली। क्या? नकली या फिर झूठा, मक्कार। ठीक है, तो स्यूडोपोडिया मतलब नकली। आपको लगेगा पोडिया मतलब होता है हाथ, तो हाथ आपको लगेगा अमीबा के ये हाथ है, बट बेसिकली वो हाथ होते नहीं, इसलिए उन्हें बोलते हैं स्यूडोपोडिया, नकली हाथ। क्या बोलते हैं? नकली हाथ। यहां पर आप देख सकते हो, इनको आप स्यूडोपोडिया बोलते हो। क्या बोलते हो? स्यूडोपोडिया। तो बेसिकली ये आता है फूड पार्टिकल और ये स्यूडोपोडिया से उसको एनगल्फ करने की कोशिश करती है, उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करती है। वापिस आ जाते हैं यहां पर। द फूड पार्टिकल are encircled by the temporary pseudopodia which touch each other by their tips and form a bag called food vacuole, called food vacuole। अब ये इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या करना है जी, चारों तरफ से घेर लेना है, एनसर्कल कर लेना है फूड को और एक बैग सा बना लेना। देखो ये एक बैग सा बन गया ना, और इस बैग को फूड वैक्यूल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? फूड वैक्यूल। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। फूड वैक्यूल तक पढ़ लिया था। दिस प्रोसेस ऑफ इंजेशन इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अभी बताया पहले, इसी प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर है, इंजेशन, बॉडी के अंदर फूड को लेना, इंजेशन है। सेकंड स्टेप को कवर करते हैं जल्दी से। देखिए रब भी कर दे एक बार, है ना। सो सेकंड स्टेप है डाइजेशन। सेकंड स्टेप क्या है? डाइजेशन। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। सेकंड स्टेप है हमारे पास डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होगा? Now after ingestion of food, food is converted into soluble form in food vacuole with the help of several digestive enzymes to digest it properly, to digest it properly। अब बेसिकली क्या होता है, आप यहां पर देखिए, ये फूड वैक्यूल के अंदर आ गया फूड। अब जब फूड वैक्यूल के अंदर फूड आ जाता है, तो ये जो फूड वैक्यूल के अंदर आ गया, ये सॉलिड स्टेट में होगा। आपको बेसिक बात ये तो सॉलिड स्टेट के अंदर होगा या जिस भी स्टेट के अंदर होगा। फर्स्टली क्या होगा, यहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम निकलेंगे। क्या निकलेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम। अब एंजाइम क्या होते हैं डिटेल में हम नेक्स्ट ही स्लाइड में करने वाले हैं, इसलिए आपको थोड़ा अभी नहीं बता रहा। तो एंजाइम क्या कह लो, एक तरह के केमिकल कह लो अभी के लिए। अब वो क्या करता है, इस फूड पार्टिकल को तोड़ता है, ब्रेक डाउन करता है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है। अब ब्रेक डाउन करके उसे वाटर के अंदर सोल्यूबल बना देता है, वाटर सोल्यूबल बना देता है। क्या बना देता है? वाटर सोल्यूबल। अब वाटर के अंदर वो सोल्यूबल है और इससे क्या होता है, वो इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, इजीली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए, इसलिए उसे वाटर के अंदर सोल्यूबल बना देता है। कौन बना देता है? डाइजेस्टिव एंजाइम। किस पे वर्क करते हैं? फूड पे वर्क करते हैं। कहां पे वर्क करते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर वर्क करते हैं। कहां पे वर्क करते हैं? फूड वैक्यूल के अंदर, और उसे सोल्यूबल बना देते हैं ताकि इजीली उसे अमीबा इनटेक कर पाए, उससे अपनी एनर्जी बना पाए। फिर से चलते हैं वापिस एक बार। टू डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, तो डाइजेशन कंप्लीट हो गया यहां पर, तो उसको बेसिकली ब्रेक डाउन करना, वही डाइजेशन कहलाता है। अब थर्ड स्टेप है एसिमिलेशन। क्या है? एसिमिलेशन। द डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट कैन इजीली डिफ्यूज्ड
इनटू द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ये आई नहीं है यहां पर, passing through the membrane of the food vacuole, it is then utilized by the cell. This process of entry and utilization of simple food component by the cell is called assimilation. एक बार मैंने डेफिनेशन पढ़ी है, अब आपको मतलब बता रहा हूं इसका। तो डाइजेस्टेड कंपोनेंट है, उसको क्या कर लिया जाता है, डिफ्यूज कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, डिफ्यूज। अभी मैंने बताया था ना, एब्जॉर्ब हो जाता है सेल, इसमें से जो भी काम की चीज है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, उसी को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे यहाँ पर फूड है, तो फूड के अंदर जो भी सिंपलर कंपोनेंट है वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर है, और बॉडी को फूड की रिक्वायरमेंट है, तो फूड इस तरफ इस पतली सी मेम्ब्रेन से होता हुआ, जैसे चाय की छन्नी देखी आपने, चाय छन जाती है, ऊपर पत्ती रह जाती है, चाय पत्ती आपकी, है ना। तो उसी तरह से यहां पर होता है, जो भी वेस्ट मटेरियल है फूड वैक्यूल के अंदर ही रह जाता है, जो भी काम की चीज होती है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सारे छन के इस मेम्ब्रेन से, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन से कहां पहुंच जाते हैं, सेल के अंदर। अब एंट्री कर लेते हैं सेल के अंदर, और फिर सेल इसको यूज करके क्या करता है, एनर्जी बनाता है, ये जो भी उसे काम करना है वो फूड से करता है। इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। थर्ड स्टेप क्लियर हुआ सबको, एसिमिलेशन क्लियर हुआ। अब लास्ट स्टेप है इजेशन। क्या है, इजेशन। The portion of food which is not digested and assimilated remains in the food vacuole. The undigested food is thrown out of the body. This process is called egestion. अब इस तरह से मैं कुछ बना देता हूं। ये हमारी अमीबा है, प्यारी अमीबा, ठीक है। कलर चेंज करके इसमें बना देते हैं हम फूड वैक्यूल। अब फूड वैक्यूल के अंदर जो भी खाना बच गया है, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो पाया, वो क्या करता है, धीरे धीरे यहीं पे पास आ जाता है बेटा, और यहां से बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। तो बेटा इसके पास कुल मिला के एक ही सेल है, उसी से इसने खाना है और इसी से इसने जो वेस्ट प्रोडक्ट है बाहर निकालने हैं। तो इसकी दुर्दशा पे हंसना नहीं है। हमारी बॉडी के पास अलग अलग सिस्टम है, डाइजेस्ट करने के लिए अलग, सांस लेने के लिए अलग। तो इसके पास एक ही सेल है, सांस भी इसी से लेगा, फूड को इनटेक भी इसी से करेगा, डाइजेस्ट भी वहीं करेगा। सो इसलिए बेसिकली फूड वैक्यूल से ही फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इतना सिंपल था ये अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन था। ये क्या था, अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्लास। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्यों, क्योंकि कोई भी एग्जाम उठा लो उसमें आपको ह्यूमन न्यूट्रिशन के जो क्वेश्चन है ना, वो मिलेंगे ही मिलेंगे। उसमें आपको इतने क्वेश्चन ह्यूमन न्यूट्रिशन से मिलेंगे कि आप सोचोगे कि लाइफ प्रोसेस में क्या एक सिर्फ ह्यूमन न्यूट्रिशन ही है। तो इसीलिए हमने ह्यूमन न्यूट्रिशन को डिटेल के अंदर पढ़ना है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आ रहा है हमारे पास ह्यूमन न्यूट्रिशन। सो गेट रेडी, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। कलर हम फिर से चेंज कर लेते हैं, रेड ही कर लेते हैं। अब देखिए, ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रोफिक ओमनिवरस। ये तो बात बिल्कुल अमीबा जैसी हो गई। हेट्रोट्रोफिक है, ओमनिवरस है, ऑर्गेनिज्म भी है ही है भाई, ठीक है। They obtain their food from the plant and animal and their product by holozoic mode of nutrition। अब बेसिकली होलोजोइक तो बताने की जरूरत नहीं होगी कि कंप्लेक्स फूड बाहर से लेते हैं, ब्रेक डाउन करके उसको सिंपल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। अब देखिए फर्स्ट स्टेप क्या आता है इसमें, फर्स्ट स्टेप आता है माउथ। फर्स्ट स्टेप क्या आता है, माउथ। यहां पर कर देता हूं मैं इसको। होप सो आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लो अगर नहीं किया तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट स्नैपशॉट आप ले लो, पक्की दिख ही रहा है तो ऊपर करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहां तक इसको कर दिया। अब देखिए फर्स्ट स्टेप आता है माउथ। फर्स्ट क्या आता है, माउथ। अब माउथ के अंदर, माउथ इज अपर मोस्ट ओपनिंग ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम which is guarded by the two soft movable lips open into the chamber called buccal cavity। भाई आज तुम्हें पहली बार जिंदगी में पता लगेगा कि माउथ और बक्कल कैविटी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। माउथ और बक्कल कैविटी अलग है। माउथ सिर्फ इतना है, लिप्स के द्वारा जो ओपनिंग है ना उसे हम माउथ बोलते हैं। और ये कहां जाके खुलती है, हमारी बक्कल कैविटी के अंदर खुलती है। अब बक्कल कैविटी क्या है, इट इज द लार्ज स्पेस बिटवीन द थ्रोट एंड जॉस। हमारे गले और हमारे जबड़ों के बीच में क्या है, एक लार्ज स्पेस, खुला स्पेस है। कहां पे गया, हाँ, द थ्रोट सपोर्ट मस्कुलर टंग विच हेल्प्स इन इंजेशन ऑफ फूड। अब हमारे जो थ्रोट है, नीचे वाला तला है, इसके ऊपर क्या है, एक मस्कुलर टंग है, हमारी जीभ है जो ज्यादा चलती है ना, उसके ऊपर क्या है, एक जीभ है, टंग है, जो हमें खाना खाने में, इंजेशन में हेल्प करती है। जाज भी आर टीथ, हमारे जबड़ों के अंदर दांत होते हैं, बूढ़ों के नहीं होते। तुम भी ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो गिर जाएंगे। विच आर 4 टाइप, इंसीजर, कैनाइन्स, प्री मोलर, मोलर। ये तो सेकंड से पढ़ने लग जाते हो ना, प्री मोलर्स तो बताने की जरूरत नहीं है। 4 तरह के दांत होते हैं, कुल 32 दांत होते हैं। जिनके 32 नहीं है वो भी घबराओ मत, ठीक है। 32 नहीं भी हुए तो भी खाना तो ठीक से खा ही पाओगे। और थोड़ा टाइम की बात है, 32 क्या
22 भी नहीं बचेंगे। बक्कल कैविटी हैज 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, सलेवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3 पेयर, 3 जोड़े सलेवरी ग्लैंड्स के होते हैं। दीज आर पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये 3 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवा हमारी जो लार है मुंह के अंदर, वो कहां से आती है? इन्हीं ग्लैंड्स के अंदर से आती है। अब ग्लैंड्स पढ़ लो पहले तो। ग्लैंड्स क्या होते हैं? ग्लैंड्स, डैम देखा है, डैम के अंदर क्या होता है? पानी। उसी तरह ग्लैंड के अंदर क्या होता है? एक मतलब ग्लैंड एक तरह का सैक है, या फिर कह लो बकेट कह लो, ठीक है, जिसके अंदर भी कुछ स्टोर किया जाता है। तो इनके अंदर एंजाइम या फिर कोई डाइजेस्टिव जूस कुछ भी स्टोर करके बॉडी के अंदर हम रखते हैं, तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? ग्लैंड्स। और ये हमारे पास 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स है, जहां से हमारी सलाइवा माउथ के अंदर आती है, जहां से हमारी सलाइवा माउथ के अंदर आती है। अब सलाइवा का क्या काम है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। इसमें तो देखो कुछ करने वाला है ही नहीं, ये तो सिंपल है। बक्कल कैविटी में भी यहां तक करने वाला कुछ नहीं है, सब आपने पढ़ा हुआ है। सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड के अंदर करते हैं। फिर भी मैंने दांत दिखा दिए, ये इंसीजर हैं, ये कैनाइन्स हैं, इधर और इधर प्री मोलर और ये मोलर, और इस तरह से आपके दांत हैं। 32 होंगे नहीं वैसे आपके, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड है। अरे नाम गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। सबलिंगुअल ग्लैंड, अरे ये क्या हो गया? सबलिंगुअल ग्लैंड है ये। और ये पे हमारे पास है सब मैक्सिलरी ग्लैंड, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। तो ये 3 ग्लैंड हैं हमारे पास, जो क्या करते हैं? बेसिकली सलाइवा को सेक्रेट करते हैं। हमारे माउथ के अंदर जितनी भी सलाइवा आती है वो इन्हीं 3 ग्लैंड से आती है। तो बक्कल कैविटी क्लियर है, इसमें दांत होते हैं, टंग होती है, और मोस्ट इंपोर्टेंट सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा को सेक्रेट करते हैं हमारे माउथ के अंदर। अब सलाइवा का क्या सीन है, क्या काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देख लो, जब तुम बूढ़े हो जाओगे तो ऐसे तुम्हारे दांत गिर जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो क्या ही चॉकलेट खाने की उम्र होगी तुम्हारी, है ना, पर आती होंगी। चलिए, दीज सलाइवरी ग्लैंड सेक्रेट सलाइवा थ्रू देयर डक्ट्स। अब डक्ट्स क्या होती हैं? मान लो ये ग्लैंड है, अब सीधा पल्ट थोड़ी ना जाएगा मुंह में, तो इसके अंदर छोटी छोटी क्या होती हैं? ट्यूब्स होती हैं, जिनको डक्ट्स कहते हैं। और वो हमारे माउथ के अंदर आके खुलती हैं। दिखाऊं यहाँ पर, ये देखो, ये डक्ट है, और ये हमारे माउथ के अंदर आके खुलती है, जिससे जो है सलाइवा हमारे माउथ के अंदर एंटर करती है। ये सलाइवा हमारे माउथ के अंदर एंटर करती है। तो डक्ट के थ्रू ये सलाइवा सेक्रेट करते हैं हमारे माउथ के अंदर। सलाइवा कंटेन वाटर एंड साल्ट। वाटर होता है, साल्ट्स होते हैं, और फिर से ये आ गया एंजाइम। इसके बारे में पढ़ेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे। एंजाइम हमारे सलाइवा के अंदर होता है, उसे हम टाइलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। पी साइलेंट है यहाँ पर, पता नहीं लगाते क्यों है, अगर होता नहीं तो बताना। अगर तुम्हें पता तो कमेंट में लिखना कि अगर पी साइलेंट है तो लगाते ही क्यों है। अब टाइलिन को अमाइलेज भी बोल देते हैं, या सलाइवरी अमाइलेज बोल देते हैं कई बार। अमाइलेज और टाइलिन में आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। विच स्प्लिट द स्टार्च इनटू ग्लाइकोजन एंड माल्टोज। अब ना एक बात नोट करके चलना, एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना आप, तो वहां आपको पता क्या बोलेगा कि ये जो टाइलिन है ना, ये स्टार्च आर आएगा यहां पर, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर। किस में कन्वर्ट कर देता है? शुगर। और बात खत्म, इतना ही बोलता है एनसीईआरटी। और बट आपको ये समझ के चलना है कि शुगर भी कौन सी? माल्टोज। शुगर कई टाइप की होती है, ग्लूकोज भी शुगर है, फ्रक्टोज भी शुगर है, माल्टोज भी शुगर है, लैक्टोज भी शुगर है। सो स्पेसिफिक कौन सी शुगर में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। अगर आपको ऑप्शन में दिखे शुगर तो शुगर लगा देना, और स्पेसिफिकली अगर दिखे माल्टोज और शुगर साथ में हो तो माल्टोज लगाना, शुगर मत लगाना। स्पेसिफिकली कौन सी शुगर में कन्वर्ट करता है? माल्टोज में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लाइकोजन में और माल्टोज में कन्वर्ट करता है। स्टार्च किस किस में होता है? हम जो चपाती खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, राइस में स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च एक ही बात लगभग होती है। अब देखिए, स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर दिया गया जी? माल्टोज में और ग्लाइकोजन में। इसका मतलब डाइजेशन हमारी बक्कल कैविटी में, हमारे माउथ में ही स्टार्ट होगी। यही हुआ ना इसका मतलब। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि कहां स्टार्ट होती है हमारी जो डाइजेशन है, तो आप उसे आंसर करोगे हमारी बक्कल कैविटी में, हमारे माउथ में हमारी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, जहां पर स्टार्च किस में कन्वर्ट हो रहा होता है? माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। अब आगे है फेरेंक्स। स्टार्च के बारे में और पढ़ ले, इसके बारे में एक लाइन रहेगी कि 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ना,
वो यहीं हाइड्रोलाइज हो जाता है। हाइड्रोलाइज मतलब ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, माल्टोज में। ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, माल्टोज में। तो 30% काम तो इसी ने कर दिया माउथ में, मतलब आगे तो ऐसे ही फिर टाइम पास हो रहा है। इतने लंबा, लगभग 30 फीट का रास्ता है। कितने फीट का, 30 फीट का है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इतना आसान नहीं है, उसमें माउथ ने कर दिया 30% काम। तो ऐसी बात नहीं है, इसने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज किया है। और भी तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, प्रोटीन है, फैट है, और विटामिन हैं, मिनरल्स हैं। इनको कौन डाइजेस्ट करेगा? तो इनको डाइजेस्ट करने के लिए नेक्स्ट हमारे अलग अलग पार्ट है। बेसिकली ध्यान में रखना कि 30% ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कौन हाइड्रोलाइज कर देता है, कौन ब्रेक डाउन कर देता है जी, हमारी सलाइवा। अब आगे है फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या है? इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल which serves as the passageway for the food from the buccal cavity to the esophagus। समझ आया नहीं? मेरे को तो खुद नहीं आया। इसको देखो जरा ध्यान से, ये हमने माउथ से फूड को इनटेक किया, ये फूड जा रहा है हमारे कहां पर, ईसोफेगस में। रुक जाएगा? नहीं रुकता, ये जा रहा है हमारी फूड हमारी ईसोफेगस के अंदर। तो बेसिकली आपने एक बात को नोट करके चलना है कि फेरिंक्स का काम क्या है। फेरिंक्स का काम क्या है? फूड को, ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी एक फनल है। फनल देखिए, फनल क्या होती है? इस तरह की होती है फनल। कभी लैब में जाओगे तो आपको दिखेगी। तो इस तरह की फनल होती है। यहां पर हम कुछ भी डालते हैं तो वो सिंपली सीधा नीचे की ओर जाता है, इधर उधर बिखरता नहीं। तो उसी फनल का काम हमारे पास फेरिंक्स करता है। कौन करता है? फेरिंक्स। कौन करता है? फेरिंक्स। अब यहां पर ये जो विंड पाइप है, इसके अंदर हमें खाना नहीं पहुंचाना होता। कहां पहुंचाना होता है? फूड पाइप में। तो ये देखो एक तरह से इस तरह से फनल का काम कर रहा है। और ये जो फूड है कहां जाएगा? सीधा हमारे कहां जाएगा? देखो ये लोक लग जाएगा, यहां पर लग जाएगा, बंद हो जाओ 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 जाओ। और ये फूड जा रहा है हमारी फूड पाइप के अंदर, जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। तो बेसिकली ये पैसेज मतलब रास्ता देता है बक्कल कैविटी से, फूड को कहां पहुंचाता है? ईसोफेगस में पहुंचाता है। यहां तक बात क्लियर? फेरिंक्स की कहानी क्लियर है। फनल शेप का होता है, लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है। फनल शेप मतलब जैसी फनल की शेप होती है वैसी इसकी शेप होती है। तो ईसोफेगस क्लियर है, सॉरी फेरिंक्स क्लियर है। अब आ जाते हैं ईसोफेगस पे। किस पे आते हैं? ईसोफेगस पे। इट इज अ लॉन्ग टेबुलर स्ट्रक्चर विच कैरी फूड फ्रॉम द फेरिंक्स टू द स्टमक। Esophagus is not concerned with the digestion of the food. It exhibit peristaltic movement, i.e. contraction and expansion movement of the walls, so that the partially digested food is pushed forward in the tract। समझ में आया? नहीं? बताते हैं, क्लियर करते हैं, आपको एक एक डाउट आपका क्लियर करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये स्लाइड देखिए, ये दिख रही है आपको ईसोफेगस। अब ईसोफेगस का बेसिकली ज्यादा बड़ा रोल है, ईसोफेगस नहीं होगी तो हमारा जो खाना है ना, हमारी बक्कल कैविटी से हमारे स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। हमारी बक्कल कैविटी से हमारे स्टमक तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ईसोफेगस बेसिकली क्या करती है? रास्ता देती है, एक पैसेज देती है, ताकि जो फूड है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। कैसा फूड? पार्शियली डाइजेस्टेड। पार्शियली मतलब माउथ में क्या थी? सलाइवा। सलाइवा ने क्या किया है? उसे पार्शियली डाइजेस्ट कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर दिया ना, तो इसलिए बोलते हैं अध पचा खाना, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। इसको पुश करती है ट्रैक के अंदर, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। कौन पुश करता है? ईसोफेगस। अब ये काम कैसे करता है? अब ये करता है पेरिस्टेलिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। जैसे ही आता है कोई फूड का पार्टिकल, तो ये इस तरह से कंट्रैक्ट करते 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 उसे नीचे की ओर पुश करता है। अब वैसे इसमें रिस्क है, पर आप ये कर सकते हो कि आपने एक निवाला खा लेना अच्छे से और उल्टा खड़ा हो जाना है, सिर के बल खड़ा हो जाना है, तो भी वो निवाला आपके स्टमक तक पहुंच पाएगा ड्यू टू दिस पेरिस्टेलिक मूवमेंट। फिर से बता देता हूं, इस खेल में वित्तीय जोखिम है, कृपया किसी की निगरानी में करें, अन्यथा ना ही करें। और फूड बाहर आ रहा है और फिर पंगे हो रहे हैं, साइंस वाले सर ने कहा था कि खाना नीचे जाएगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली होता तो है, साइंस तो यही कहती है, बट हो सकता है आप डाइजेस्ट पूरा जो बाइट आपने लिया उसको ईसोफेगस में पहुंचाओ ही ना, कुछ बाहर रह जाए, वो तो बाहर आ ही सकती है। तो इसलिए रिस्क मत लेना। तो बोलते यही है कि अगर ईसोफेगस के अंदर जो फूड चला गया है उसने कहां पहुंचना है? पेट के अंदर ही पहुंचना है, वो बाहर नहीं आ रहा, चाहे आप उल्टे खड़े हो जाओ चाहे सीधे खड़े हो जाओ। तो इस तरह से कौन सी मूवमेंट होती है भाई? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। रफ कर देता हूं, इजीली दिखेगा आपको। कौन सी मूवमेंट है ये? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। इस तरह से पुश कर करके आगे भेजना, कौन सी मूवमेंट कहलाती है? पेरिस्टेलिक मूवमेंट। क्लियर है इतनी बात सबको? अब ईसोफेगस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, कोई इसमें ऐसा सिस्टम नहीं होता, मैकेनिज्म नहीं होता कि फूड डाइजेस्ट हो। तो ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होती।
ईसोफेगस इज नॉट कंसर्न्ड विद द डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपको अगर कोई पूछ ले कि ऐसा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बताओ जहां डाइजेशन नहीं होती, तो आप क्या बताओगे? उससे जल्दी से बता दोगे ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होती। बच्चे क्या नहीं होती सर? ईसोफेगस के अंदर डाइजेशन नहीं होती, क्योंकि ये कंसर्न्ड नहीं है डाइजेशन के लिए। इसका काम सिर्फ क्या है? बक्कल कैविटी से फूड को स्टमक तक पहुंचाना विद इट्स पेरिस्टालिक मूवमेंट। सो होप सो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? स्टमक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? स्टमक। इसके बारे में थोड़ा सा दे रखा है, आगे पढ़ते हैं। स्लाइड्स में और लिखा हुआ है इट इज सी टाइप और जे टाइप। ज्यादातर जे टाइप ही लिखा होता है, तो उल्टा सी भी तो ऐसा ही होता है, इसलिए मैंने सी डाल दिया यहाँ पर। सी या जे टाइप का एक मस्कुलर सैक, सैक माने बोरी होती है, वैसे तो ये बोरी नहीं है, एक तरह का क्या कह लो आप, थैली कह लो, थैली है। इट इज एट द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमन पार्ट बिटवीन चेस्ट एंड पेल्विन। अब एब्डोमन क्या होता है, या इसको गट भी बोलते हैं। एब्डोमन बेटा ये हमारी चेस्ट है और ये हमारी पेल्विन मसल्स है, कूल्हे हैं, इनके बीच के हिस्से को एब्डोमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एब्डोमन। और जो हमारा क्या है? स्टमक। हमारा क्या है? स्टमक। ये कौन सी साइड पे आ गया? लेफ्ट साइड पे। एब्डोमन की कौन सी साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। तो ये आप ध्यान में रहेगा। अब कल को डॉक्टर बोले कि आपके एब्डोमेन में दिक्कत है, तो क्या बोलोगे? आपको समझ में आ जाएगा चेस्ट से लेके कहां तक की दिक्कत है? पेल्विन के ऊपर, पेल्विन मसल्स के ऊपर तक दिक्कत है। और इसमें लेफ्ट साइड पे कौन होता है? हमारा स्टमक होता है, जो कि सी टाइप या फिर जे टाइप होता है, जो कि सी टाइप या फिर जे टाइप होता है। अब स्टमक को आगे पढ़ने से पहले एंजाइम के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको वादा किया था बताऊंगा। तो एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटालिस्ट एक्सेलरेटिंग द केमिकल रिएक्शन। अब कैटालिस्ट के बारे में ना +1 में पढ़ोगे आप अच्छे से। कैटालिस्ट क्या काम करते हैं? अब कैटालिस्ट क्या करते हैं? रिएक्शन को तेज करते हैं बेटा। जो रिएक्शन 1 दिन में होनी थी उसको जल्दी करवा देते हैं, 1 घंटे में करवा देते हैं। जो 1 घंटे में होनी थी उसको 1 मिनट में करवाते हैं। रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। गाड़ी को एक्सेलरेट करते हो तो जल्दी पहुंचते हो ना, वो बात अलग है। ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया तो सीधा टिकट कट जाती है, कभी पहुंचोगे ही नहीं। तुझे लाया मत करो ज्यादा तेज भाई, ठीक है। तो कैटलिस्ट भी क्या करते हैं? जल्दी पहुंचाते हैं। हमें क्या करते हैं? जल्दी पहुंचाते हैं। कहां तक पहुंचाते हैं? रिजल्ट तक। केमिकल रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करते हैं। अब एक्सेलरेट करते हैं और केमिकल रिएक्शन को जल्दी कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं? इसका एक मैकेनिज्म होता है बेटा। आपने चाबी और ताला देखा है? अक्सर क्या होता है? ताला अपनी ही चाबी से खुलता है। मैंने बोला अक्सर, ठीक। कई बार क्या होता है? एक ही ताले से कई चाबियां एक ही चाबी से कई सारे ताले खुल जाते हैं, ठीक है। बट अक्सर क्या होता है? एक ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है। उसी तरह से एक पर्टिकुलर एंजाइम क्या करता है? एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड को ही डाइजेस्ट करने में मदद करता है, या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क ही करता है। इसलिए ये बहुत सिलेक्टिव और स्पेसिफिक होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना हमेशा। एंजाइम कैसे होते हैं? एंजाइम सिलेक्टिव होते हैं। एक तो सिलेक्टेड पर्सन पे ही काम करेंगे, सिलेक्टेड फूड पे ही काम करेंगे, और बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत फिक्स होते हैं अपने काम को लेकर। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है, रिएक्शन को तेज करेंगे ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए। अगर ये एंजाइम ना हो ना तो एक टाइम का खाना पूरी तरह डाइजेस्ट करने में सालों लग जाएंगे तुम्हें, ठीक है। और उतने में बकरी बेहोश हो जाएगी, मर जाओगे खाने की कमी से, क्योंकि फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा और खा नहीं सकते जब तक डाइजेस्ट होगा नहीं। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल है। अब कैसे करते हैं ये काम? तो ये बेटा ये एंजाइम है, ये दिख रहा है तुम्हें, ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। अब इसका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? ऐसा है कि इस पे ना कौन आके टिकेगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसके अंदर कौन आके टिकेगा? ये तो रुक गया, चलता है, दोबारा चल गया। अब ये देखो सुक्रोज, सुक्रोज है, शुगर होती है। सुक्रोज क्या होती है? शुगर। शुगर का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है। अब इसका स्ट्रक्चर ही ऐसा कि ये पूरा पूरा फिक्स आएगा। इसके ऊपर देखना, बिल्कुल 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 आ जाएगा, फिट आ जाएगा, फिट आ जाएगा। और ये आ गया फिट, पूरा फिक्स आया ना। तो और कोई मॉलिक्यूल इसमें फिट ही नहीं आएगा। अब बेसिकली क्या आएगा? ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा? इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ये होगी ब्रेक डाउन, इसकी ब्रेक डाउन हुई। अब ये क्या कर देगा? सुक्रोज को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। किसमें? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। ये ग्लूकोज का शायद मॉलिक्यूलर है, ये फ्रक्टोज का, हाँ सही है। तो अलग अलग इन्होंने लिखा है, ज्यादा फर्क होता नहीं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर दिया। तो इस तरह से अब देखो सिंपल मॉलिक्यूल बन गए, फिर इसको तोड़ेंगे और सिंपल मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जिससे बॉडी डायरेक्ट न्यूट्रिशन ले पाएगी। तो इस तरह से एंजाइम काम करते हैं। फटाफट से क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन के काम को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी डाइजेशन को कंप्लीट करने में। बड़े बड़े मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं। होप सो कि एंजाइम के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। वापस चलते हैं स्टमक पे। अब स्टमक जो है ना, रोल क्या है इसका स्टमक का, तो वो पढ़ लेते हैं। रोल क्या है डाइजेशन में स्टमक का? स्टमक स्टोर फूड फॉर वेरिएबल ड्यूरेशन।
अब भाई आपने चावल खाया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, दलिया खाया और जल्दी डाइजेस्ट हो गया, रोटी खाई है, दही पी ली दबा के, ठीक है, तो वो थोड़ी देर में डाइजेस्ट होगी। तो स्टोर करके रखता है जब तक डाइजेस्ट नहीं होता, पूरा ऊपर चर्निंग नहीं होती, ठीक है। एंड सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ये ध्यान में रखना, क्या सेक्रेट करता है, क्या निकालता है भाई, स्टमक जो होता है ना इस तरह से, उसकी वॉल्स होती है, अगली स्लाइड पे है ही है, देखो ये स्टमक है, इसकी वॉल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, दीवारें, छोटी छोटी वॉल्स होती हैं, छोटी छोटी क्या होती हैं, वॉल्स, इनसे एक तरह का जूस निकलता है जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अब ये जूस क्या काम करता है देखते हैं, अब इस जूस के अंदर क्या क्या होता है ये भी देखते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो HCl होता है। क्या होता है, HCl। और HCl का काम क्या है, डिस्ट्रॉयज द टाइलिन, पी आएगा, PTY आएगा, क्योंकि पी साइलेंट है ना, मैंने भी नहीं लगा। तो टाइलिन एंजाइम को ये क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जो टाइलिन हमारे सलाइवा के अंदर था ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है, क्योंकि उसका अब कोई काम नहीं है, वो डाइजेशन में बाधा डालेगा, उसका जितना काम था वो कर चुका। तो टाइलिन को डिस्ट्रॉय करने का काम किसका है, HCl का। किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फूड, बैक्टीरिया वगैरह मार देता है ताकि हमें फूड पॉइजनिंग ना हो। हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड, फूड को सॉफ्ट कर देता है, एसिड में तो क्या क्या सॉफ्ट हो जाता है, फिर ये तो फिर भी फूड है। प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। अब पेप्सिन एक अलग से एंजाइम होता है, ठीक है, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही होता है। बेटा इसकी दिक्कत है, ये काम तभी करता है जब एसिडिक मीडियम हो। कब वो काम करता है ये, जब एसिडिक मीडियम हो। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, HCl करता है, ताकि पेप्सिन सही से अपना काम कर सके, ताकि पेप्सिन सही से अपना काम कर सके। तो HCl के बारे में, HCl का रोल क्लियर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इसको अच्छे से नोट कर लेना। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, पेप्सिन। अब पेप्सिन क्या है, पेप्सिन it is an enzyme which break down protein into peptone. Pepsin require acidic medium for its action. पहले बता दिया, ये प्रोटीन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसमें, पेप्टोन में। प्रोटीन का मॉलिक्यूल भी बहुत इस तरह से क्या होता है, कम्प्लेक्स होता है, उसको सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ के पेप्टोन बना देता है। क्या बना देता है, पेप्टोन। कौन बना देता है, पेप्सिन एंजाइम बना देता है। कौन बना देता है, पेप्सिन एंजाइम। अब पेप्सिन एंजाइम को काम करने के लिए कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक। तो यहां तक बात क्लियर है, पेप्सिन का काम क्लियर है, कैसे काम करता है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको पिक्चर भी दिखाएंगे कि पेप्सिन काम कैसे करता है, दिखाई देते हैं। कहां गई, ये दिख रहा है आपको, प्रोटीन था, इसका मॉलिक्यूल इस तरह से होता, बहुत कंप्लेक्स। इसको क्या करता है, पेप्टोन्स में चेंज करता है। ये बेसिकली पेप्टोन्स है, पेप्टाइड चेन पेप्टोन्स है, और उससे फिर अमीनो एसिड बनते हैं। तो प्रोटीन की डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, कौन हेल्प करता है, पेप्सिन। प्रोटीन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन। पेप्सिन हो कहां से आता है, गैस्ट्रिक जूस से आता है। कहां से आता है, गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस कहां से सेक्रेट होता है, स्टमक की वॉल से। कहां से सेक्रेट होता है, स्टमक की वॉल से। और क्या है साथ में, HCl है। और क्या है, HCl, जो काम करने में हेल्प करता है पेप्सिन को। नेक्स्ट देखो भाई क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास गैस्ट्रिक लाइपेज। क्या करता है, गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, ये पार्शियली ब्रेक डाउन करता है लिपिड को। लिपिड हमारे फैट ही होते हैं, तो फैट को जो ब्रेक डाउन फैट की करने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है। नेक्स्ट देखो म्यूकस। अब देखो हमारे पेट के अंदर जो HCl है वो हमारे पेट को भी तो जला सकता है ना, तो उससे बचाने का काम म्यूकस का है। किसका है, म्यूकस का। द इट कवर्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द करोडिंग एक्शन ऑफ द HCl एज वेल एज पेप्सिन। अब पेप्सिन भी बड़ा खतरनाक होता है। हमारी स्किन के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा, हमारे पेट को ही खाना शुरू कर देगा, और HCl तो हमारे पेट को खराब करेगा ही करेगा। इसलिए म्यूकस क्या करता है, हमारी प्रोटेक्शन करता है हमारे स्टमक की, किससे, पेप्सिन से और HCl दोनों से। द लैक और द एब्सेंस ऑफ द म्यूकस कोजेज एसिडिटी एंड गैस्ट्रिक अल्सर। एसिडिटी होगी, क्यों होती है एसिडिटी, एसिड बढ़ गया, म्यूकस कम है, और एसिड सीधा हमारे पेट की बोल्स पे लगेगा, उससे जख्म होंगे, दर्द होगा, तो उसे एसिडिटी बोलते हैं। जलन हो रही है ना, कईयों को और तरह की जलन भी होती है ना, वो जलन नहीं जो तुम्हें दूसरों से होती है, जो किसी अच्छे कपड़े डाल लिया कुछ भी, वो जलन नहीं। तो पेट के अंदर जलन होती है, और म्यूकस क्या करती है, हमें एसिडिटी से बचाती है, और साथ में साथ अल्सर से बचाती है। अल्सर क्या है बेटा, जब ज्यादा जलन होने लगती है, ज्यादा एसिड जब पेट के साथ रेगुलर कांटेक्ट में आता है तो जख्म बना देता है, वहां से ब्लीडिंग होती है, तो इसे हम बोल देते हैं अल्सर। क्या बोल देते हैं, अल्सर। तो उससे बचाने का काम किसका है, हमारा म्यूकस का है जी। तो म्यूकस का रोल समझ में आया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इस तरह से ये फूड आया, इसमें मिक्स हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, मिक्स, सारे एंजाइम इस पे काम कर रहे हैं, डाइजेस्टिव, जिस इसको ब्रेक डाउन करते हैं। मैं साफ कर देता हूँ यार, मैं ही गंद मारू, इसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, देखो ध्यान से।
और डाइजेस्टिव जूसेस ने इसको क्या कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया। ये देखो बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया। अब देख क्या होता है, आपने कभी दही बनते देखी, दही से लस्सी वगैरह बनते देखी है, तो उसको अपन लगातार हिलाते हैं। अब पेट भी इस तरह से लगातार हिलता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस हमारे खाने के अंदर मिक्स होते रहे। कई बार हम यहाँ तक खा लेते हैं, हिलने की जगह ही नहीं होती, ठीक है, फिर दिक्कत होती है, हाय मम्मी मर गए, ज्यादा खा लिया, सब्जी स्वाद थी, ज्यादा खा लिया। तो ऐसा मत किया करो, इतना की फिल किया करो ताकि जो अच्छे से मिक्स हो सके। बोतल को फुल फिल कर दोगे तो उसको इस तरह से हिला के मिक्स कर पाओगे, उसमें कुछ नहीं ना, थोड़ी खाली होगी तो अच्छे से मिक्स होगा। तो इसलिए कहते हैं थोड़ा कम खाना चाहिए। तो इस तरह से हमारा स्टमक क्या करता है, लगातार हिलता है रहता है, जिससे फूड हमारा मिक्स होता है डाइजेस्टिव जूसेस के साथ और अच्छे से डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ चर्निंग, चर्निंग उसी को बोलते हैं जो मिक्स कर रहा है लगातार हिल हिल के। द गैस्ट्रिक जूसेस टेक प्लेस बाय द रेगुलर मूवमेंट ऑफ द स्टमक while stomach regulate the flow of partially digested food into the small intestine। स्टमक ही कंट्रोल करता है कि कितना फूड जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कितना फूड जाएगा जो पार्शली डाइजेस्टेड, आधा पचा हुआ खाना है, वो कहां भेज देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कौन भेज देता है, स्टमक भेज देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो है हमारे खाने के सारे रास्ते को एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। उसका सबसे लंबा हिस्सा कौन है भाई, कौन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये नैरो ट्यूब है जो कोयल करके रखी होती है हमारे एब्डोमेन में। एब्डोमेन बता दिया। इट्स लेंथ वेरीज इन डिफरेंट एनिमल, ये आपने लिखना नहीं है, सुन लो बस। अब डिफरेंट एनिमल के अंदर जो है ना, लेंथ किसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन की अलग होती है। जो लोग नहीं, ठीक है, जो जानवर घास खाते हैं उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लेंदी होती है, क्योंकि घास के अंदर सेलुलोज होता है। क्या होता है, सेलुलोज, और उसे जो डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट्स। तो डाइजेस्ट करने के लिए जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, या जो एनिमल की स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो लंबी होती है थोड़ी सी। और जो कार्निवर्स होते हैं, जो मीट वगैरह खाते हैं, उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थोड़ी छोटी होती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप नॉनवेज हो जाओ, ये सिर्फ एक फैक्ट है, ठीक है, इसका मतलब ये कतई नहीं है। तो सेलुलोज को पचाने के लिए काम करता है कौन, लार्जर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 मेजर पार्ट है। फर्स्ट है डियोडेनम, ठीक है। अब इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बाइल एंड पेनक्रियाटिक डक्ट ओपन इनटू इट। डियोडेनम है ये, इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये दिख रहा है, ये स्टमक से आ रहा है, और ये जो फर्स्ट पार्ट अभी दिखेगा थोड़ी देर बाद, ये GIF है ना, गिफ बोलते हो क्या, GIF बोलते हो, क्या बोलते हो? ये तो आगे पहुंच गया, हम ही लेट हो गए। ये जो फर्स्ट पार्ट दिख रहा है आपको, जेजुनम इलियम, ये ऊपर होएगा, जो पीछे छिप गया है वो डियोडेनम है। यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं। ये दिख रहा है, ये हिस्सा, ये स्टमक से आया, ये डियोडेनम है। ये क्या है, डियोडेनम, इतना तक, ये क्या है, डियोडेनम। अब डियोडेनम में क्या होता है, सबसे पहले तो ये लीवर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, लीवर। और ये दिख रहा है पैनक्रियाज, क्या दिख रहा है, पैनक्रियाज। मैं अपना पेन ना बंद ही कर देता हूँ, गंदी बज रहा है। अब देखो, ये लीवर है, ये पैनक्रियाज है, ये डियोडेनम। ये डक्ट दिख रही है तुम्हें, डक्ट से क्या करता है, लीवर बाइल जूस भेजता है, और जो पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस भेजता है। क्या भेजता है, पैनक्रियाटिक जूस। अब लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर होता है गोल ब्लैडर। क्या होता है, गोल ब्लैडर। वीडियो की शुरुआत में जिसकी बात करी थी, ये वही वाला गोल ब्लैडर है। अब गोल ब्लैडर के अंदर स्टोन हो जाता है, जिससे गोल ब्लैडर निकाल देते हैं कई बार डॉक्टर, है ना। तो डॉक्टर कुछ भी कर देते हैं भाई, जो हमारे भले के लिए करते हैं। और ये है पैनक्रियाज, और ये भी डक्ट के थ्रू क्या करता है, डियोडेनम के अंदर ही अपना जो पैनक्रियाटिक जूस है वो रिलीज करता है। अब पैनक्रियाटिक जूस में होता क्या क्या है, काम क्या है इनका, अब यहाँ पर अपन पढ़ते हैं उसको डिटेल के अंदर। बाइल डक्ट, इट कैरीज बाइल, द बाइल सेक्रेटेड बाय एंड द स्टोर्ड बाय लीवर आएगा यहाँ पर, सेक्रेटेड बाय लीवर एंड स्टोर्ड इन गोल ब्लैडर। अब बेसिकली होता क्या है, बनाता कौन है बाइल जूस को, लीवर बनाता है। स्टोर कहां पे करके रखता है, गोल ब्लैडर के अंदर। गोल ब्लैडर लीवर के अंदर ही एक छोटा सा पार्ट होता है जहां पर जो है हमारा बाइल जूस स्टोर होके रहता है। मान लो कल को हमने गोल ब्लैडर को निकाल दिया, तो बाइल जूस तो फिर भी बनेगा। अब वो डायरेक्ट कहां जाएगा, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, स्टोर करने वाला हिस्सा नहीं है। अब ज्यादा देर स्टोर नहीं करके हम उसको रख सकते, तो इससे क्या होगा, ज्यादा हम ऑयली खाना एकदम से खा लेंगे, भारी खाना खा लेंगे, डाइजेशन में दिक्कत आएगी और कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसको निकालने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, आधी दुनिया के डॉक्टर निकाल देते हैं। जैसे इसके अंदर स्टोन वगैरह बनती है तो खतरनाक हो जाता है, इसलिए इसको निकाल देते हैं। तो ये बात सबको क्लियर होगी। तो गोल ब्लैडर के अंदर क्या स्टोर होता है, जिसको पित्ता भी बोलते, पित्ते की पथरी होगी, अब ज्यादा समझ में आई होगी तुम्हें, ठीक है। इन द गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर होके कौन रहता है, बाइल जूस। अब बाइल जूस का काम क्या है, ये न्यूट्रलाइज करता है एसिडिक फूड को। एसिड वाला खाना आया ना,
उसको न्यूट्रल करने का काम कौन करता है? बाइल जूस करता है, और साथ में उसको एल्कलाइन इन नेचर बना देता है। न्यूट्रल तो करता ही करता है, और साथ में ना उसको बेसिक कर देता है, इन द नेचर, क्षारीय नेचर का कर देता है, बेसिक एल्कलाइन नेचर का कर देता है। बाइल जूस कंटेन नो एंजाइम एंड दस हैव नो केमिकल एक्शन ऑन द फूड। अब बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, नोट करके चलना इस बात को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने येलो से लिखा है। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। अब कोई एंजाइम नहीं होता तो ये कोई केमिकल एक्शन भी फूड के ऊपर नहीं करता। बट बाइल साल्ट जो होते हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, वो क्या करते हैं? इमल्सिफाई करते हैं। उनके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं ना साल्ट या जो भी कुछ केमिकल प्रेजेंट होते हैं थोड़े बहुत, वो क्या करते हैं? इमल्सिफाई करते हैं। इमल्सिफिकेशन क्या है? पानी के अंदर ऑयल डालना, उसको मिक्स करना। मिक्स नहीं होगा। अब पानी के अंदर ऑयल डालना, साथ में कुछ आप क्या करना? डिटर्जेंट पाउडर डाल देना, अब मिक्स करना, थोड़ी देर बाद मिक्स हो जाएगा। उसको बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं? इमल्शन। कि फैट वाटर के अंदर मिक्स हो गया, जो अपने आप से मिक्स नहीं हो रहे थे वो मिक्स हो गए। तो इसी तरह से क्या होता है? बाइल जूस जो है ना, फैट को मिक्स करने का काम करता है, जिससे फैट की डाइजेशन आसान हो जाए, इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग द फैट मोलिक्यूल इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। अब क्या करता है? फैट मोलिक्यूल को तोड़ के उसको मिक्स कर देता है वाटर के अंदर, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदल देता है, जिससे उसे डाइजेस्ट करना आसान हो जाए। बाइल जूस के बारे में सारे पॉइंट्स क्लियर है। गोल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, लीवर इसको बनाता है, एल्कलाइन कर देता है नेचर फूड का, और नेक्स्ट क्या करता है जी? इमल्सिफाई करता है, फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पैनक्रियाटिक डक्ट कम फ्रॉम द पैनक्रियाट इट्स एक्सोक्राइन। अब इसके बारे में ना हम अगले जो चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सोक्राइन बेसिकली वो ग्लैंड होते हैं जो डक्ट के माध्यम से अपना सेक्रेशन निकालते हैं। किसके माध्यम से? डक्ट के माध्यम से, किसी एक ट्यूब के माध्यम से, किसी एक ट्यूब के हेल्प से ये क्या करते हैं? अपना सेक्रेशन भेजते हैं कहीं भी। अब मैंने दिखाया था ना पीछे वाली स्लाइड्स में, ये देखो डक्ट है ना, तो डक्ट वाले ग्लैंड जितने भी हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन रीजन। अब ये एंडोक्राइन भी काम करता है, वो बाद की बात है, अभी के लिए एक्सोक्राइन पढ़ना है। सेक्रेट सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। सोडियम बाइकार्बोनेट आयन केमिस्ट्री में पढ़ा है, NaHCO3, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। अब ये क्या होता है? बेसिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? बेसिक इन नेचर। अब अगर ये बेसिक इन नेचर होता है तो पक्का से क्या करेगा ये? अगर ये बेसिक इन नेचर है तो पक्के से क्या करेगा ये? फूड को एल्कलाइन करेगा। एसिडिटी जो भी बची कुची है ना उसको भी बिल्कुल खत्म करके एल्कलाइन इन नेचर कर देगा। और इसमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं विच मेक द मीडियम एल्कलाइन। एंजाइम भी होते हैं जो कि एल्कलाइन कर देते हैं, और साथ के साथ क्या होते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट आयन होते हैं जो कि सारे फूड के मीडियम को एल्कलाइन कर देते हैं। आई फेवरेबल फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम। ताकि अब देखो कुछ एंजाइम एसिड में काम करते थे, कौन कौन से? पेप्सिन। अब ये वाले एंजाइम काम करते हैं एल्कलाइन इन नेचर। तो अब नेचर कैसा हो जाता है फूड का? एल्कलाइन। पहले एसिडिक फिर एल्कलाइन। अब यहां पर अमाइलेज होता है पैनक्रियाटिक एंजाइम के अंदर जो ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च करता है। ट्रिप्सिन ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अभी आपने अभी भी पढ़ा सर, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो कौन करता है? पेप्सिन करता है। बट अब वहां पे आपने एक बात नोट करके चलिए, पेप्सिन सिर्फ शुरू करता है, ठीक है। जैसे जो हमारी कार्बोहाइड्रेट थी वो हमारे माउथ में डाइजेशन उसकी स्टार्ट हो गई थी, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ था, तो शुरू पेप्सिन करता है, खत्म कौन करता है? ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों ऑप्शन में आ जाए तो ट्रिप्सिन आपने लगाना है। लाइपेज क्या करता है? डाइजेशन ऑफ फैट। तो ये सारा काम कहां पर होता है? पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। कहां पर हो रहा है बेटा? थोड़ा मेरे को लगता है डिस्टर्बेशन आई होगी। ये सारा काम पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा कहां पर होता है जी? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। और कौन करता है? पैनक्रियाज करता है अपने एंजाइम्स की हेल्प से। अब आता है नेक्स्ट पार्ट, जेजुनम बोलते हैं इसको। इन दिस पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन द इंटेस्टाइन जूसेस आर सेक्रेटेड। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसके खुद के जूसेस भी होते हैं। ये देखो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके खुद के जूसेस भी होते हैं। कौन कौन से जूसेस होते हैं? एक तो होती है माल्टेज, जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। माल्टोज को ग्लूकोज में, जो माल्टोज बनी थी ना माउथ के अंदर उसको ग्लूकोज में। सुक्रेज होता है जो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज कर देता है, जो पीछे पिक्चर दिखाई थी ना वो सुक्रेज की थी। लैक्टेज होता है जो लैक्टोज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में चेंज कर देता है। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज हो जाते हैं। ये सारा काम कहाँ हो रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड पार्ट जेजुनम में, जिसके अंदर बहुत सारे इंटेस्टाइनल क्या है? सेक्रेशन है, जूसेस है, इंटेस्टाइनल जूसेस है। हमारी आंत के अंदर छोटे छोटे जूसेस, छोटे छोटे कह रहा हूं,
हमारी आंत के अंदर बहुत सारे जूसेस रिलीज होते हैं जो सारा काम ये कर रहे हैं, फूड को सिंपलर पार्ट्स में तोड़ रहे हैं। अरे कंप्लीट डाइजेशन में हमें एक ही काम करना है, फूड को सिंपल पार्ट्स में तोड़ना है। जैसे मैथ्स में हम करते हैं ना, बड़ी सी इक्वेशन को सिंपलर से सिंपलर करके एक छोटा सा आंसर निकालते हैं, वही काम यहाँ पर कर रहे हैं हम। क्योंकि हम बहुत सारी वैरायटी ऑफ फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं, इसलिए बहुत सारा टाइम लगता है और बहुत सारे एंजाइम लगते हैं जो अलग अलग काम करके लगातार क्या करते हैं, हमें एक फाइनल प्रोडक्ट देने की ट्राई करते हैं और देते भी हैं। अब नेक्स्ट देखिए, जेजुनम क्लियर हो गया। जेजुनम के अंदर प्रोटीन जो है अमीनो एसिड के अंदर चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अंदर चेंज होता है, फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फाइनली यही बनता है, ये याद में रखना। क्या करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है। तो इसको याद में रखना, फाइनली प्रोटीन से अमीनो एसिड बनता है, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, फैट से फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनता है। ध्यान में रखोगे अच्छे से। लास्ट पार्ट इलियम है, इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट डाइजेशन यहाँ पर टेक प्लेस होती है। सारे जूसेस वगैरह मिक्स हो गए, इलियम के अंदर कंप्लीट डाइजेशन होती है हमारे फूड की। अब एक बात, ये तो मैं पहले बता दिया कि इस तरह से ब्रेकडाउन होती है। अब एक बात जो यहाँ पर रहेगी वो है विली। क्या है? विली। अब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर ना छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। आपने ये तो बहुत बार पढ़ा होगा, पर आज मैं आपको कुछ नया ही बताने वाला हूं। क्या है वो? स्मॉल इंटेस्टाइन रेज्ड न्यूमेरस प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विली बोलते हैं। अब विली क्या है? पत्ते के आकार के होते हैं। डियोडेनम में, हमारा जो डियोडेनम है ना, वहां पर भी विली होते हैं। और कैसे होते हैं? लीफ शेप्ड होते हैं, टंग जीभ जैसे होते हैं। कहां पर? जेजुनम में। जेजुनम में कैसे होते हैं? लाइक अ टंग। और फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहां पे होता है? इलियम में। कहां पे होता है? इलियम में। ज्यादातर यही पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम होता है, इनका नाम नहीं होता। पर ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। कल को कोई पूछ ले जेजुनम में होते हैं, तो बोलोगे हाँ लीफ टाइप होते हैं। जेजुनम में होते हैं, बोलोगे हाँ टंग लाइक होते हैं। और फिंगर लाइक कहां पर होते हैं? इलियम में होते हैं। Villi increase the absorption surface of the inner lining of the small intestine. Villi are enrichly supplied with the blood capillary and a lymph vessel. अब यहाँ पर ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ थ्रू द GIF वीडियो के जरिए, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखना है, आजा भाई, ये है विली, फिंगर लाइक विली, ठीक है। इस तरह से छोटे छोटे माइक्रोस्कोप। इसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल होती है और लिम्फ होता है। क्या होता है? लिम्फ, ब्लड वेसल और लिम्फ। फूड आएगा यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, फूड आएगा यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, सारी बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा। देखो सारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर मिक्स हो गया और फिर सारी बॉडी के अंदर पहुंच गया। अब लिम्फ क्या होता है? ये भी हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। जब वो पढ़ेंगे ना, अगला पढ़ेंगे, जब अगला चैप्टर नहीं, अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, तब आपको कराएंगे कि लिम्फ क्या होते हैं। लिम्फ भी एक तरह से ब्लड का ही काम करते हैं, कह लो। ये क्या करते हैं? बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करते हैं मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह। तो विली के अंदर क्या करती है? बहुत सारी ब्लड कैपिलरी होती है और लिम्फ वेसल होती है जो खाने को एब्जॉर्ब करती है। पच गया ना खाना, बन गया, होगी डाइजेशन, उसको एब्जॉर्ब करके बॉडी के सभी पार्ट्स को भी तो पहुंचाना है ना। तो वो काम कौन करता है? किसके द्वारा होता है? विली के द्वारा होता है, और ब्लड के अंदर और लिम्फ के द्वारा होता है। अब लिम्फ वेसल क्या करती है? ज्यादातर जो फैट है ना, इसको कौन लेके जाता है? लिम्फ लेके जाता है। और बाकी का जो बचा हुआ फूड है, डाइजेस्टेड फूड, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं ब्लड कैपिलरीज और इसको वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं और इसको बॉडी के विभिन्न भागों तक ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। रुक जाता है ऐसे? नहीं रुक। चलिए नेक्स्ट करते हैं। लास्ट पार्ट पे आ गए हैं जल्दी से, बस थोड़ा सा लेक्चर और रह गया। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आती है ये, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज शॉर्टर बट वाइडर है, नाम इसका लार्ज इंटेस्टाइन है। होती ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटी है, पर जो वाइड होती है इसकी क्या होती है? ज्यादा होती है, वाइडनेस, ब्रेथ ज्यादा होती है, ये इससे चौड़ी होती है। इट लैक ऑफ विली, इसके अंदर विली नहीं होती, बट म्यूकस होती है। म्यूकस क्या काम करती है? लिब्रिकेशन का काम करती है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी के अंदर ही ना रह जाए, लिब्रिकेट होके, लिब्रिकेशन समझते हो, ताकि इजीली वो स्मूथली बाहर निकल जाए बॉडी से, लिब्रिकेशन का काम करती है। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज रेक्टम, जो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा एक वर्टिकल इस तरह से हिस्सा होता है। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है। और अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड हेयर एंड रेस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम इट, और इससे जो वाटर बचा हुआ है ना वो भी निकाल लेता है रेक्टम, ठीक है। जो भी वाटर रह गया ना फूड के अंदर, उसको कहां से? रेक्टम वापिस से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रेक्टम के बाद आता है एनस। क्या आता है? एनस देख लो यहाँ पर, ये लास्ट में ये एनस है।
अब एनएस के अंदर होता है एनल कैविटी या फिर एनएस बोलते हैं। एनएस के अंदर क्या होते हैं, स्फिंक्टर मसल्स होती हैं। क्या होती है, स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। अब स्फिंक्टर मसल क्या करती है, इनको इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में इसको अच्छे से डिटेल में दे रखा है तो इसलिए लिखवाया मैंने यहाँ पर कि स्फिंक्टर मसल क्या करती हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग करती हैं एनएस की, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बॉडी से बाहर निकल सके। तो इस तरह से लगभग 30 फीट लंबा रास्ता कंप्लीट करने के बाद जो भी काम के कंपोनेंट है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है और वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, हमारी डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। लास्ट पॉइंट रहेगा एसिमिलेशन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है ना, ये हमारे सेल तक जाता है और सेल इसको यूज करते हैं किसके लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। इसको बोलते हैं, इस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं और ये भी न्यूट्रिशन के अंदर ही आता है। डाइजेस्टेड फूड कंटेन सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फ्रक्टोज, फैटी एसिड एक्सेट्रा। ये सब किस में होता है, डाइजेस्टेड फूड में होता है। और दीज सिंपल मॉलिक्यूल मे बी यूज्ड एज द बिल्डिंग कंपोनेंट ऑफ द सेल और ब्रेक डाउन टू रिलीज एनर्जी। अब या तो ये जो फूड है ये सेल को बनाने का काम करेगा, सेल को बनाना भी तो है, रिपेयर भी तो करना है, सब कुछ करने का काम ये जो डाइजेस्टेड फूड करेगा, मॉलिक्यूल्स करेंगे, या इनको तोड़ के ब्रेक डाउन करके इनसे एनर्जी बनाएंगे काम करने की, जिसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यही है तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, होप सो। जल्दी से एक बार रिवीजन कर ले। माउथ, ओरल कैविटी, टीथ होते हैं, टंग होती है, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं, टाइलिन होता है सलाइवा के अंदर जो कि स्टार्च को किस में चेंज कर देता है, माल्टोज में। उसके बाद फेरेक्स आता है जो एक फनल्ट शेप है, इसोफेगस के अंदर खुलता है, इसोफेगस को पैसेज देता है। इसोफेगस के अंदर क्या होता है जी, कोई डाइजेशन नहीं होती, कोई डाइजेशन नहीं होती, सिंपली पेरिस्टालिक मूवमेंट से फूड भेजता है स्टमक के अंदर। म्यूकस भी ऐड करता है ताकि वो स्मूथली चला जाए। स्टमक क्या करता है, अपने जो गैस्ट्रिक जूसेस से जो फूड को डाइजेस्ट करता है, HCl रिलीज करता है, और क्या रिलीज करता है, पेप्सिन, लाइपेज, उससे जो हमने डिटेल में पीछे कर लिया है। पेप्सिन क्या करता है, लाइपेज क्या करता है, HCl का क्या काम है, सब डिटेल में कर लिया। उसके बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां लीवर का गोल ब्लैडर, लीवर के अंदर गोल ब्लैडर क्या करता है, उसमें अपनी बाइल जूस को सेक्रेट कर देता है। और पेनक्रियाज क्या करता है, उसमें पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है, जो कि अलग अलग काम करते हैं। गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है जो कि न्यूट्रलाइज करता है, इसके अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, पर फिर भी ये फैट को इमल्सीफाई करता है। क्या करता है, इमल्सीफाई। लिख के जरूर आना पेपर के अंदर, इमल्सीफाई, इंप्रेशन पड़ेगा अच्छा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं। फाइनली यहाँ पर डाइजेशन होती है। लोअर इंटेस्टाइन के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट आते हैं, रेक्टम से उसमें से पानी वापस पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस फूड को बॉडी एब्जॉर्ब करके सेल अपना काम करते हैं या फिर एनर्जी बनाते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, ये था डाइजेशन, एक लेक्चर के अंदर कंप्लीट करवाया, कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ा है। जितना भी आपके लेवल तक करवाया जा सकता था सब करवाया है। जिसको जितना समझना उतना समझ सकते हैं, बट मैं कहूंगा कि डाइजेशन तो अच्छे से करो यार, कल को बताने लायक होगे किसी को भी हमने पढ़ा है, हमें पता है कि कैसे कैसे होता है बॉडी के अंदर डाइजेशन। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग यार। नेक्स्ट टॉपिक पे अब इस जैसे ही ये न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया तो इसके लेके आएंगे क्वेश्चन अभ्यास सीरीज के अंदर। जल्द ही वो लेक्चर कल या फिर परसों तक अपलोड हो जाएगा, जिसमें हम कर रहे होंगे क्वेश्चन और मैराथन लेक्चर्स और बहुत सारी प्लेलिस्ट, डेली के साइंस के ऐसे टॉपिक के ऊपर एक्सप्लेनेशन, बहुत कुछ हमारे चैनल के ऊपर आने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मे गॉड वॉच ओवर यू। बाय। अरे अरे रुको रुको रुको, ये रह गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना बच्चे, ठीक है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारा चैनल है, इसके आगे @ लगाओगे ना, @साइंस विद स्माइल, तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ही चैनल खुलेगा, पढ़ सकते हो उससे। और ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, ठीक है, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हो। वहां पर भी हम रील्स शेयर करते रहते हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए जाते हैं। शॉर्ट्स और बहुत सारी वीडियोस वेट कर रही हैं आपका। जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हम कर रहे होंगे साइंस के मजेदार टॉपिक विद वेरी ग्रेट फन एंड ग्रेट लर्न। थैंक्स।